बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक बच्ची ने कल प्रेजेंट किया, 6 से 7 साल उसकी उम्र थी। अब उसकी माँ ने मुझे हिस्ट्री क्या दी है कि इसके पाँव पे ख़ारिश है। अब वो 2-3 दिन से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखा रहे थे और वो उसको कोई एंटीबायोटिक दे रहा था, कोई एंटी एलर्जिक दे रहा था। तो जब मैंने उसको लोकल एग्जामिनेशन किया तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे उसको रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, जो कि सेलुलाइटिस की तरफ जा रही थी। अब ज़ाहिर है कि अंदर सिस्टेमिक इस तरह की चीज़ थी जो उसको इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जा रही थी और सिस्टेमिक इलनेस की तरफ। अब फिर जब मैंने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली तो वो 3 से 4 दिन की खारिश थी। और जब उसका एग्जामिनेशन किया तो मुझे वहाँ 2 फैंग मार्क्स मिले। फैंग मार्क्स सांप के काटने के निशान जो थे। तो अब देखें वो 2 से 3 जगह गई है, वहाँ पे क्या हुआ कि उसने जैसे हिस्ट्री दी वैसे उन्होंने मेडिकेशन लिख दी। जब भी आपके पास इस तरह का कोई बच्चा है तो बच्चे एट रिस्क होते हैं। क्यों? वो अक्सर जूता भी नहीं पहनते और रेत में खेलते हैं, तो वहाँ से उनको स्नेक बाइट या स्कॉर्पियो बाइट हो सकता है। अब उसकी जो मेन सिम्टम पे गौर करते हैं वो है बच्चे को पेन का होना। अब कुछ सांप इस तरह के हैं, स्कॉर्पियो तो सारे जितने भी उसकी टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट सब पेन करती हैं। अब कुछ स्नेक्स इस तरह के होते हैं सांप के, वो पेन नहीं होता उनसे। पेशेंट को वक्ती तौर पे उसकी एलर्जी होगी, उसको इन्फ्लेमेशन होगी और वो 2 से 3 दिन में फिर पेशेंट को फीवर आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है बच्चों में, सबसे पहले आपने कोई भी बच्चा आपके साथ है उसके डिपेंडेंट पार्ट्स पे, टांगों पे और पाँव पे, उसके इवन हाथों पे भी अगर वो खारिश की कंप्लेंट करते तो आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, उसके लिम्स को, उसके पाँव को, और फिर आपने उसका सारा वो देखना है, तसल्ली से एग्जामिनेशन करना है। उस पर आपको मोस्ट प्रोबेबल फैंग मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ये नहीं मिलते वक्ती तौर पे तो फिर भी आपने एहतियातन उसकी 2 से 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है ताकि उसको सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन ना, उसके सिम्टम्स ना आना शुरू हो जाए। तो फर्स्ट एड के तौर पे अगर आपको फैंग मार्क मिल जाते हैं, वहाँ पे सांप के काटने के निशान मिल जाते हैं, तो फौरी तौर पे आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छी तरह सोप और वाटर के साथ वॉश करना है। एक हमारे यहाँ कॉमन कंसेप्ट है कि जी उसको आइस लगा दो, बच्चे को कोई इस तरह की मीठी चीज़ दे दो। ये बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पे आपने आइस की कोल्ड पैकिंग भी नहीं करनी और इस तरह की और टॉर्निकेट भी कोई नहीं लगाना। अक्सर कहते हैं कि जी जहाँ से उसने काटा है सांप ने, ऊपर उसके थोड़ा सा करके कोई रस्सी लगा दो, कोई गांठ लगा दो, तो ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। ये सेलुलाइटिस को मज़ीद इनहांस कर सकती है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से सोप और प्रेशराइज वाटर के साथ आपने अच्छे तरीके से उसके ज़ख्म को धो देना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा उस पर दूध गिरा देना है। अगर आप किसी ऐसे फैसिलिटी पे बैठे हैं कि जहाँ पे आपको ये सहूलियात नहीं है तो आपने फिर फौरी तौर पे क्या करना है, आपने वहाँ पे थोड़ा सा दूध गिरा देना है बच्चे के जिस भी हिस्से पे आपको फैंग मार्क मिल गए, क्योंकि दूध जो है ये वेनम के लिए एक अच्छा एंटागोनिस्ट साबित होता है। ये अक्सर प्रैक्टिस में नोट किया गया है। तो इसे ये आपने करना है। उसके बाद आपने पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। अगर आपके पास एंटी वेनम है तो आप वो उसको लगाएं। उसका एक प्रॉपर रेजीम है कि ये फिर उसको हमने 50 ml में किस तरह डिल्यूट करना है, हमने लोकल एरिया पे कितना एंटी वेनम गिराना है जो सांप के कांटे की दवाई होती है। तो इस तरह ये आपने ये फौरी तौर पर फर्स्ट एड के तौर पे ये कर देना है। अब इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है स्नेक बाइट की? अब हमारा पेशेंट एट रिस्क कब होगा? जब आपके पेशेंट साइनोसिस में जा रहा है। अगर पेशेंट के वो बच्चा कहे मेरा सांस घुट रहा है, उसकी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही हो, उसको फीवर आना शुरू हो जाए, उसको दिल की धड़कन तेज़ हो जाए और उसके चेहरे का कलर आपको सुर्ख होता नज़र आए, या जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो आती अर्ली है। कुछ स्नेक की टाइप्स ऐसी हैं जैसे कि कोबरा है, तो उसमें वो अर्ली साइंस में आ जाता है कि बच्चे के नक्सीर आना शुरू हो जाएगी, उसको दांतों से खून आना शुरू हो जाएगा, उसका जो यूरिन है, छोटा पेशाब, वो सुर्ख रंग का आना शुरू हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये सांप के कांटे की जो सीरियस फैटल कॉम्प्लिकेशन होती है, जानलेवा, कि उसका खून पतला होना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने फौरी तौर पे इसमें क्या करना है, इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये ज़ाहिर है हमारे देहाती इलाकों में, छोटे हॉस्पिटल्स में, सेकेंडरी लेवल तक ये मुमकिन नहीं है। तो ये टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल पे ये सारी सहूलियात होती हैं। आपने फौरी तौर पे शिफ्ट करना है। आपने इमरजेंसी के तौर पे ज़ाहिर है आप एक सेंटर पे बैठे हैं, वो 100 किलोमीटर दूर है किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल से, तो आपका पेशेंट जाता जाता वो हीमोडायनामिक कोलैप्स में चला जाएगा, उसका BP डाउन हो जाएगा, उसकी पल्स ड्रॉप हो सकती है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आपने फर्स्ट एड के तौर पे आपने क्या करना है, अगर बच्चा 6 से 7 साल तक है तो आप ये उसे एक पीले रंग की, ये 24 इसका गेज होता है, ये 24 नंबर की आपने IV लाइन पास कर देनी है। अगर कोई बड़ा हो तो उसमें आपने 18 नंबर की IV लाइन पास करनी है जो कि 16 गेज की होती है।
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈرگس، اس کی انفیوژن ریٹ کتنی ہے، تو اس حوالے سے ان کی فارمولیشن ہوتی ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے ان پہ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ 24 ہے، یہ 16 سے شروع ہوتے ہیں اور اپ ٹو 26 جاتے ہیں. تو یہ بچوں میں موسٹلی ہم 24 نمبر کا یوز کرتے ہیں. آپ نے یہ فوراً 2 لائنز لگانی ہے، 24 نمبر کی 2 لائنز مختلف لیولس پہ لگا کے آپ اس کے ہاتھ پہ لگائیں یا بازو پہ، اس کو فوری طور پہ آپ اس میں رنگر لیکٹیٹ کے انفیوژن شروع کر دیں، تاکہ اگر وہ جاتا ہے پیشنٹ شاک میں تو اس راستے میں اس کو کوئی اس طرح کا پرابلم نہ ہو. اور احتیاطاً اگر وہ ظاہر ہے جیسے ہمارے یہاں پریکٹس ہے ہم اس کو 11-22 پہ شفٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو اسٹیرائڈ بھی دے سکتے ہیں. اسٹیرائڈ بھی ظاہر ہے اس کو وہ رینل فنکشن کو بہتر رکھے گا، اس کے جو سارے سسٹم ہیں ان کو سپورٹ کرے گا، اور ایز اے اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ بھی ایکٹ کرے گا، اس کی سوزش کو بڑھنے سے روکے گا. تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کو جو مین یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ اور فرسٹ ایڈ کے بعد آپ نے فوراً اس کو کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل شفٹ کر دینا ہے، تاکہ اس کو فردر ہم کمپلیکیشنز میں جانے سے روک سکیں.